काई को लाने की क्या जरूरत थी? उसी को मान्यता मिलती है जो वर्ल्ड बॉडी से मान्यता प्राप्त होती है। लड़ाई हो रही है तो नुकसान किसका? क्योंकि पावर स्ट्रगल तो दुनिया में हर जगह है। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा मेडल जीते। मेरी तो ये कोशिश रही है कि हमेशा बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दूं। हमारे हाथ आगे खुले हुए हैं, ओपन हार्ट के साथ हम हर एक को अपने साथ लेने को तैयार हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमें काई को छोड़ के कियो में आना पड़ा और सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं वो लोग जो दूसरी फेडरेशन चला रहे हैं। Discipline, leadership, legacy. Welcome to Conversations with the Masters. नमस्कार, मेरे साथ है आज इंडिया की शान और कराटे का प्राइड, जो कि नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, द वन एंड ओनली भारत शर्मा जी, और इंडियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और एशियन कराटे फेडरेशन में भी मेंबर है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनवाइट सेंसेई। थैंक यू वेरी मच। कराटे AIKF ने स्टार्ट करा 1970s में। उसके बाद AIKF के बाद काई को लाने की क्या जरूरत थी? देखिए, होता ही है कि कोई भी जब लीडरशिप का इशू होता है, अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, अननेसेसरी लिटिगेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, और एक बॉडी को देखते पूरे कराटे के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करें, और अलग अलग लोग अपने आप को सेम एक ही फेडरेशन के अलग अलग उसको अपने को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बताने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए तो अच्छी होती नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो पूरी दुनिया के अंदर एक सोल अथॉरिटी है फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ कराटे, उसे ये देखना होता है कि उनके स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए किसी नेशनल फेडरेशन का जो कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यदि वो उस कराटे को आगे बढ़ाने की जगह आपस में लड़ने लगे हुए हैं और मल्टीपल क्लेम्स आ रहे हैं लीडरशिप के, तो उनको कोई ना कोई एक अपना डिसीजन लेना होता है इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो यही वजह थी कि उसके बाद उसके अंदर कोई चीज़ चेंज हुई और नया हुआ, और हुआ यही था कि सब लोग आपस में लड़ते हैं और फिर नुकसान होता है। एक चीज तो जो मुझे अभी तक पता चली है, जो कि मैंने खुद एनालाइज करा है, कि AIKF एक छोटा सा ग्रुप था। उसके बाद उसको बड़ा करने वाले जो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले लीडर आप थे, आपने सारे स्टेट्स को मिलाया, पर उसके बाद पता चला कि इतनी लड़ाई बढ़ गई कि AIKF ही खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स भी थी शायद। क्या आप ये सही है? देखो, मेरा ये मानना है कि मैंने तो शुरू से जॉइंट सेक्रेटरी से लेके और प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र तय किया है। हर पोजीशन पे रहा हूँ। हाँ जी। मेरी अपनी पर्सनल तो मैं बताता हूँ, मेरी कोशिश ये रही कि हिंदुस्तान के अंदर जो सही तरीके से कराटे कर रहे हैं, जो भी सीनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, जो भी कोचेज हैं, जिनका पहला एम बच्चों को आगे लाने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का, देश के लिए मेडल जीतने का और सही रूप से कराटे को आगे बढ़ाने का है, उनको साथ लेके काम करने का रहा है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ तो हिंदुस्तान के सारे 95%, मैं 100 नहीं बोलूँगा, कराटे मास्टर जो हिंदुस्तान के जो अच्छे हैं, ओरिजिनल हैं, जिनकी सोच ऐसी है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। इंटरनल पावर बड़ी स्ट्रगल रही है कि सारी फेडरेशन में रही है, कोई ना कोई उसको कब्जा करना चाहता है। कोई बड़ा मास्टर है तो उसको हमेशा वो ईगो रही है कि मेरे को सारे रिस्पेक्ट करें, मुझे उस करें, या उस पावर स्ट्रगल के बीच में से फेडरेशन को आगे बढ़ाना बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि बड़े बड़े मास्टर हैं, जो कोई 8 डैन हो गया, कोई 9 डैन हो गया, तो वो उसको लगता है मैं सोफे पे बड़ी सीट पे बैठना चाहता हूं, जो शायद वो उसके लायक नहीं है। पर डायनेमिक पर्सनैलिटी चाहिए जो कि फेडरेशन को चला सके। तो इस चीज में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती होगी हमें। तो आप अपनी इसमें स्ट्रगल बताइए, हाउ यू मैनेज दिस? जुल्म से जीता जहां, प्यार से जो जीते दिलों को, हाँ जी, वो झुका दे आसमां। क्या बात है। तो मैं तो प्यार से जीतने वाला आदमी हूँ। मैं सिर्फ लड़ाई ततामी में करना जानता हूँ। ततामी से बाहर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सबको साथ लेके चलूँ, प्यार के साथ लेके चलूँ। और एक असूल है मेरा जीवन में कि जो
बिहेवियर मुझे खुद के लिए बर्दाश्त नहीं, तो मैं दूसरे के साथ नहीं करता। यदि मुझे किसी की ईगो पसंद नहीं तो मैं खुद भी ईगो नहीं रखता, और मुझे किसी को इंतज़ार कराना पसंद नहीं, क्योंकि मैं खुद भी इंतजार करना पसंद नहीं करता। और किसी को मैं तू करके नहीं बोलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे तू करके बोले। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि आप प्यार से यदि चलोगे तो जीवन में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपका रास्ता आसान होगा। और मेरा ये मानना है कि कराटे के अंदर सबसे बड़ी बात तो यही है कि कराटे एक डिसिप्लिन, जो कराटे के अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट कराना कराटे के अंदर इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यदि किसी के अंदर ईगो आती है या कोई अपनी पोस्ट को लेके या किसी चीज़ को वो उसमें घमंड करता है, तो मैं सोचता हूँ कि उससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि वो आदमी कराटे का है ही नहीं, उसके अंदर कराटे के वो जो होना चाहिए स्पिरिट वो है ही नहीं। क्योंकि आप देखो बड़े बड़े जापान के मास्टर, बड़े बड़े मास्टर कितने हम्बल होते हैं, कितने काइंड होते हैं। जब आपसे मिलते हैं कोई घमंड से बात नहीं करता, 10 बार वो करते हैं, समझ गए, आपके साथ ही बैठ के खाते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा डोजो के अंदर ट्रेनिंग के बाद उनका एक होता है कि सब एक साथ मिलके खाते पीते हैं, और ठीक है, एक साथ मिलके झाड़ू लगाते हैं, डोजो को साफ करते हैं। मैं खुद विटनेस हूँ कि 2008 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया था टोक्यो के अंदर। तो जापान के जो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर जिनका हिंदुस्तान के अंदर हम मानते थे, जबकि लोग आके सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के सोचते थे या कि फोटो खिंचा लें, वो बाहर टिकट बेच रहे थे। ओ माय गॉड, क्योंकि उनको जापान कराटे फेडरेशन ने ड्यूटी दी थी। द हाइट ऑफ हम्बलनेस, और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रक्चर के भाई और स्टेचर के भाई, जो इतने बड़े बड़े मास्टर हैं, उन्होंने अपने देश के लिए, कराटे के लिए, और जो एक इतना बड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए जो उनको वॉलंटियर की ड्यूटी मिली वो सब कर रहे थे। पर अगर यही चीज इंडिया में हो जाए, किसी को आप टिकटें बेचने के लिए बाहर लगा दो किसी मास्टर को, वो तो ईगो के मारे फांसी लगा लेगा अगले दिन। तो वो जो उसको बोलेगा ना कि ये टिकट बेचने के लिए, वो उसको पहले गोली मार देगा। या वो फेडरेशन छोड़ देगा। तो ये एक मैसेज है सबके लिए कि अगर फेडरेशन में आप बड़े मास्टर छोटे मास्टर कोई मतलब नहीं रखता, आपकी ड्यूटी बहुत जरूरी है। मास्टर आप डोजो में रहते हो, राइट सेंसेई? मास्टर आप अपने बच्चों के आगे हो। डोजो भी मैं मानता हूँ आप स्टूडेंट हो, आप कराटे का हो। ग्रेट वर्ड। जब आपने कराटे की ड्रेस पहन ली तो यू आर ए कराटे का, यू आर ए मास्टर फॉर योर स्टूडेंट, नॉट फॉर अदर्स। यस, थैंक यू। ओके, एक और फेडरेशन से रिलेटेड ही सवाल है ये। सब लोग अपने स्टेट में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, या नेशनल फेडरेशन में कोई पोस्ट चाहते हैं, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये बड़ी तगड़ी लड़ाई है, हर स्टेट में चल रही है और हर कोई कंट्रोल करना चाहता है अपनी फेडरेशन को। ये इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? देखिए, पावर स्ट्रगल तो दुनिया में हर जगह है। कहीं चले जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाओ, ऑफिसेज में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, एवरीबडी वांट टू रूल। ये इसमें कोई मतलब मैं नहीं मानता कि कोई बुराई है। बुराई मैं बस ये मानता हूँ कि उसको गलत तरीके से नहीं करना चाहिए और उसके अंदर दूसरों को मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। और यदि कोई आदमी, आप, मेरा ये मानना है, यदि आप उस काम के लायक नहीं हो या आप काम नहीं कर सकते तो उस पोजीशन को आपको लेना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे आप बोल रहे हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सेंसेई ये देखा है कि कई स्टेट आज तक रिजॉल्व नहीं कर पाए अपनी प्रॉब्लम, बिकॉज वो वॉरियर स्टेट है, वो एक दूसरे से लड़ते हैं कि शायद कंट्रोल मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए। तो ये बहुत सारे स्टेट है ऐसे इंडिया में, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर लड़ाई हो रही है तो नुकसान किसका? हाँ, ऑब्वियसली कि आप लड़ाई लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्लेयर का नुकसान नहीं होना चाहिए, और प्लेयर को बेनिफिट मिलना चाहिए। प्लेयर को खेलने का एक उचित जगह मिलनी चाहिए, उसको देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाने के लिए कोई रुकावट नहीं हो, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि सब मिल बांट के काम करो। इसमें कोई एक्स्ट्रा मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ये तो उसमें काम ही ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर ए मास्टर, आई डोंट नो हाउ यू विल गिव जस्टिस टू योर पोजीशन। आप सिखाओगे या आपको ये काम करना है? आप बिलीव करो, मैं कितना पहले कराटे खुद जाके सिखाता था,
खुद ड्रेस पहनता था, हर जगह जा के ट्रेनिंग कराता था, बट अब फेडरेशन का काम करने से मेरे को वो काम कर ही नहीं पाता मैं। यस, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, मैंने पूछना तो था आपसे, पर अब जैसे कि स्टेट फेडरेशंस हैं, वैसे ही कई नेशनल फेडरेशंस हैं, और सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम अपने आप को, सॉरी मैंने नेशनल फेडरेशन बोला, वो नेशनल फेडरेशन का तो उनके पास स्टेटस है ही नहीं, पर दे क्लेम टू बी नेशनल फेडरेशन। तो एक नहीं है, दो नहीं है, ये बहुत सारी हैं। और जैसे कि मैं बोलता हूं कि जैसे AIKF, हमने बात करी थी AIKF की, आज भी एग्जिस्ट करती, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और भी आज भी एग्जिस्ट करती है, एक दो और फेडरेशन बनी, दे क्लेम टू बी। आपको उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा ये मानना है कि फेडरेशन सिर्फ बनाने से या फेडरेशन को चलाने से मुझे नहीं लगता कि कोई वो लोग कराटे का कोई भला कर पाएंगे। कराटे का भला करने के लिए, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि आज की दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स कराटे ही चलता है, और हर माँ बाप का सपना लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाना, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा मेडल जीते, स्टेट के लिए जीते, नेशनल के में जीते, और देश के लिए मेडल जीते, इंटरनेशनल पे खेले और सही टूर्नामेंट में खेले। जो उसके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं या जिस टूर्नामेंट में वो खेल के आ रहा है इंटरनेशनली, वो रिकग्नाइज टूर्नामेंट हो। जो भी WKF के टूर्नामेंट होते हैं, कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप होती है, एशियन कराटे चैम्पियनशिप होती है, ये वो चैम्पियनशिप होती हैं जिनसे आज हजारों बच्चों की नौकरी लगी हुई है। CRPF में, ITBP में, असम राइफल में, आर्मी में, सर्विसेज के अंदर, BSF में, इनकम टैक्स में, पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों की नौकरी लगी हुई है, उसी वजह से कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आए। तो जब यदि आप कोई भी ऐसी फेडरेशन चला रहे हो, तो ऐसे मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता, और 5-5, 6-6 साल ट्रेनिंग करने के बाद और ऐसे अनऑथराइज टूर्नामेंट खेलने के बाद कई बार मेरे पास भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी आधी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो चुकी है। यस सर। और मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बारे में। तो मेरी तो ये कोशिश रही है कि हमेशा बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दूं, और उन जो भी लोग फेडरेशन इस तरह से चला रहे हैं, मेरे तो समझ में आता नहीं क्यों चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं। तो क्योंकि आज की डेट के अंदर एक ही चीज़ चाहिए, चाहे भारत सरकार को या ओलंपिक को या कहीं भी, कि फेडरेशन उसी को मान्यता मिलती है जो वर्ल्ड बॉडी से मान्यता प्राप्त होती है। तो इफ़ यू आर नॉट एफिलेटेड विद वर्ल्ड बॉडी, ठीक है, सो यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ द इनोसेंट प्लेयर एंड पेरेंट्स। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ो, हमारे हाथ आगे खुले हुए हैं, ओपन हार्ट के साथ हम हर एक को अपने साथ लेने को तैयार हैं, सभी लोग मिलके। यदि आपका सपना यही है कि कराटे को आगे बढ़ाना है, कराटे के बच्चों को आगे ले जाना है, देश का नाम रोशन करना है, मेडल जीतना है, तो यदि आपकी और हमारी आइडियोलॉजी एक है, तो लेट्स वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके काम करो। ग्रेट थॉट, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। अभी इसी से रिलेटेड एक और है कि मैंने ये देखा है, बड़ा एक स्कैम भी चलता है कि इंटरनेशनल के नाम पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल खिला लाते हैं, पर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं देते कि यार इससे कुछ नौकरी नहीं मिलेगी। पर वो बच्चे बहुत घूमते हैं, मैंने सुना है कि वैसे बच्चे आपके पास आए और बोला कि हमारे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप इन बच्चों के लिए और इन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो अनऑथराइज खिला लाते हैं और फिर उसके बाद आपके पास आती है, उनकी सर्टिफिकेट्स आपके पास आते हैं, और फिर आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या फीलिंग रहती है आपकी? देखिए, एक होता है कि एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए कोई टूर्नामेंट खेलना, आप बांग्लादेश में खेलो, श्रीलंका में खेलो, नेपाल में खेलो, मलेशिया में खेलो, इनविटेशन खेलो, ओपन टूर्नामेंट खेलो, नथिंग हार्म। पर बच्चों को और उनके पेरेंट को सच्चाई बता के बोलो कि ये जो टूर्नामेंट है ये इनको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, क्योंकि अभी ये उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ये ट्रेनिंग यहाँ पे जो खेल लेंगे इनका हिम्मत बढ़ेगी कि हम यहाँ खेलें। वो पेरेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, वो इसको असली समझ के फिर अपनी नौकरियों के लिए या अपने जॉब के लिए या अपने प्रमोशन के लिए या किसी और काम के लिए उन सर्टिफिकेट को लगा देते हैं। एग्जैक्टली।
तो वो एक गलती है। मैं इस बारे में कोई विरोध नहीं रखता कि मैं कहता हूँ खिलाओ, लेके जाओ। जो वहां नहीं खेल सकता असली में, जो आज नेशनल चैंपियन नहीं है, वो यहाँ खेल लेगा बच्चा, यहाँ से उसको और हिम्मत मिलेगी। पहले वो सी ग्रेड के लोगों के साथ खेलेगा तो बी बनेगा, फिर बी से खेलेगा तो ए बनेगा, फिर ए के साथ खेलेगा तो चैंपियन बनेगा। यस तो ये तो इसमें कोई हार्म नहीं है, बट उनको मिसगाइड नहीं करो। यस उनको ये मत करो कि ये साउथ एशिया या इंडो नेपाल या इंडो भूटान या इंडो श्रीलंका ये वैलिड टूर्नामेंट है। उनको ये बता के करो कि इस टूर्नामेंट को सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए खिलाए रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए खिला रहे हैं, ना कि तुम्हारी नौकरियों के लिए या एडमिशन के लिए खिला रहे हैं। जितनी भी नॉन एफिलेटेड बॉडीज हैं इंडिया में जो नेशनल फेडरेशन का दर्जा नहीं पाया इन्होंने, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अब स्पोर्ट्स सिर्फ कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास है, क्योंकि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ही स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, एंड बाकी ट्रेडिशनल भी हैं, कोई कोकेशन काय भी करता है, और बहुत से और ब्रांचेस हैं, दे वांट टू कम्पीट, और कई ऐसी फेडरेशंस हैं जो एफिलेटेड भी नहीं है कहीं से भी। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं उनको तो क्या मैसेज करूंगा, वो तो सब लोग खुद ही समझदार हैं बहुत ज़्यादा। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन 450 क्लब्स, स्टाइल, एकेडमी, जो भी आप कहिए, वो हमारे एसोसिएट मेंबर हैं, और 34 स्टेट यूनिट्स, सर्विसेज, ITBP, असम राइफल, दिल्ली पुलिस और मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर विद द कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ये पता है कि कौन सी फेडरेशन जेन्युइन है। तो ये तो होता है ना कि आंख बंद करके मक्खी निकलना। तो जो लोग, वो उन्हें भी पता है, वो सब लोग समझदार हैं, उनको मैं क्या ज्ञान बांटूंगा, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं वो लोग जो दूसरी फेडरेशन चला रहे हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप चलाओ, जो मर्जी चलाओ। जैसे होता है ना कि देश के अंदर 50 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, भाई जनता का मैंडेट जिसको मिल गया, सरकार तो वही चलाती है। यस तो खेलों के अंदर जिसको वर्ल्ड बॉडी का मैंडेट मिल गया, गेम तो वही चलाएगा। यस सीधी सी बात है। आप विरोध में करते रहो जो कर रहे हो, तो विरोधी पार्टी की तरह आप काम करते रहो, हम डेवलपमेंट करते रहेंगे। एग्जैक्टली प्लेयर्स के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कराटे के लिए हमें काम करना, हम करते रहेंगे। तो हम तो उनको बस एक नेक सलाह दे सकते हैं कि आओ मिलके काम करो। या दिस इज नाइस थॉट के आओ मिलके काम करो। अगर आप फेडरेशन से कहीं से एफिलिएटेड नहीं हो तो कम से कम स्टेट या नेशनल फेडरेशन से कनेक्ट करें, और यू कैन डू अ स्पोर्ट्स कराटे एज वेल। अब ट्रेडिशन भी ज़रूरी है। और आपका क्या कहना है ट्रेडिशनल कराटे के लिए? मतलब अब तो स्पोर्ट्स में देखिए, कोई फ़र्क नहीं होता ट्रेडिशनल कराटे और स्पोर्ट्स कराटे। ये जो कंपटीशन नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, वो इसको ढाल बनाता है कि नहीं नहीं हम तो ट्रेडिशनल कराटे करते हैं। आप मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर लाखों लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं गर्मियों में, उसमें से कितने % स्विमिंग के कंपटीशन में जाते हैं? बहुत कम जाते हैं, 1% भी नहीं जाते। हाँ जी। पर कराटे के अंदर यदि लाखों खेलते हैं तो हजारों कंपटीशन में जाते हैं। यस बल्कि मैं कहता हूँ शायद 1-2% है जो कंपटीशन में नहीं जाते। ये वही 1-2% हैं जो लड़ने की हिम्मत ही नहीं करते। वो कुएं की मेंढक की तरह अपने घर में कंपटीशन करते रहते हैं, उन्हीं को जिताते रहते हैं अपने बच्चों के आपस में। उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में जाएं, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में जाएं, इंटरनेशनल में जाएं। अब मुझे एक भी बता दो। तो देयर इज नो डिफरेंस। हम प्रैक्टिस, हर आदमी ट्रेडिशनली कराटे करता है, सब एक ही तरह किक करते हैं, एक ही तरह पंच करते हैं। बस स्पोर्ट्स में कंपटीशन होता है। यस कंपटीशन में जो WKF रूल्स होते हैं उसके हिसाब से कंपटीशन होता है। आप मुझे बताओ कि ट्रेडिशनल वाले कोई माहीगिरी अलग तरह की करते हैं ना? बिल्कुल या योकोगिरी अलग तरीके करते हैं, या मवाशीगिरी अलग तरह की करते हैं, या ग्याकुसु की अलग तरीका करते हैं। सब एक तरह का ही है। हाँ जी। क्या डिफरेंस है? हाँ, इसका मतलब ट्रेडिशनल जो लोग बोलते हैं उसकी आड़ में वो compete करने से बच जाते हैं। पर इसमें
जैसे क्योकुशिनकाई, आशिहारा फुल कांटेक्ट ट्रेन होते हैं, तो वो WKF का पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो अपना कंपटीशन करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वो कम से कम फाइट तो करते हैं, वो फाइट करते हैं, राइट। तो वो फाइट करते हैं अपने अपने सिस्टम की फाइट करते हैं। हाँ जी। उनके बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ जी। उसमें कोई वो दोष, मगर बात यह है कि अब यदि आप सोचो कि हॉकी खेलनी है और लोगों के घुटने में तोड़ तोड़ के हॉकी खेलनी है, या हॉकी को अपनी कला से खेलना है, हाँ जी, कि ड्रिबलिंग से, स्कूप से जो सिस्टम है हाँ जी, उससे गोल करना है, तो यही फर्क है। राइट। अब आप को ना वो ड्रिबलिंग करनी आती है, ना स्कूप करना आता, ना पास करना आता, ना टीम स्पिरिट है, तो आप खेलना दो ना, आप कह दो जी नहीं मैं तो या तो हॉकी को घुटनों पे मार मार के बॉल ले जाऊंगा, हाँ जी, नहीं तो वो तो रूल के अगेंस्ट है। हाँ तो कौन सा गेम उसको अलाउड करेगा? जी, राइट। क्या फुटबॉल में आप घूंसे मार के या कोनी मार के बॉल ले जा सकते हो? फिर तो वो रग्बी बन जाएगी। ले जा सकते हो क्या? कोई भी गेम बदल जाए। रग्बी का भी एक अपने रूल्स रेगुलेशन है, isn't it? राइट। ये थोड़े ना होता है कि आप कि कोई भी इलीगल तरीके से एक दूसरे को चोट पहुंचाओ या नॉन स्पोर्टिंग स्पिरिट में कोई काम करो। वो भी हर एक स्पोर्ट, उसके भी हर एक चीज के रूल्स हैं। राइट सर। कोई कराटे को अकेला स्पोर्ट्स थोड़ी ना है, 50 स्पोर्ट्स हैं। हाँ जी। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मानो तो चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे ताइक्वांडो हो, चाहे जूडो हो, चाहे जुजुत्सु हो, चाहे कराटे हो, आइकिडो हो, सबके रूल्स हैं ना कुछ। राइट। तो खेला तो रूल से जाएगा। हाँ जी। तो जो रूल फॉलो नहीं करना चाहते वो ट्रेडिशन की आड़ में छुप या जाते हैं। कर नहीं सकते, हाँ जी। या हिम्मत नहीं है, वो कह देते हैं कि हम तो ट्रेडिशनल है, हम नहीं करेंगे। हाँ, पर compete तो करो, या चाहे आप अपने स्टाइल में क्योकुशिनकाई में करो, फुल कॉन्टैक्ट वो में तो करो, कर रहे हैं। या स्पोर्ट्स में करो। आपको compete नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ट्रेडिशन की आर्ट में आप छुपे हुए हो। आपको अपना वॉरियर तो देखना है, कितना सीखा, मतलब कितना ये नहीं। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। हाँ जी। बट ये सीधी सी बात है कि आप फाइट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट ये लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकते कि नहीं हम वी आर ट्रेडिशनल, ये स्पोर्ट्स। हाँ जी। वी आर ऑल ट्रेडिशनल, हम सब। अब काता में कैसे कह दो कि ट्रेडिशनल है या वो है स्पोर्ट्स है? राइट। काता तो काता है। काता है। बट काता के अंदर भी इन स्पोर्ट्स कराटे देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड, यस, इजंट इट? देयर आर। तो वो है। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्जिस्ट करी, जैसे आई, तो उससे पहले काई था, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी आप ही ने बनाया था। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें काई को छोड़ के कियो में आना पड़ा और सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो एक कैसा जर्नी हुआ और इसके बीच में क्या प्रोसेस रहा, किस लिए हमें काई को छोड़ना पड़ा? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। हमने तो लोगों को आगे बढ़ाया था कि आप आगे बढ़ो, चलाओ इसको। हाँ जी। और सब कुछ बना बनू के आगे दिया था। उसके बाद वो मुझसे तो लड़ना बाद की बात है, फिर सब खुद ही आपस में लड़ने लग गए। सारा देश कोरोना से लड़ रहा था और वो आपस में लड़के 2 प्रेसिडेंट, 2 जनरल सेक्रेटरी, 2 फाड़ हो गई। और जो WKF से मान्यता ली उन्होंने, जिसने, उसने खुद ही WKF को लिख के दिया कि मैं इलीगली इलेक्ट हुआ हूँ। मतलब आज की डेट के अंदर कोई प्रधानमंत्री मंत्री को ये बन जाए, वो खुद ही कह दे लिख के कि मैं इलीगली बनाऊं, तो उसको कोई भी संस्था कहाँ रखेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने, तो ये सारे के सारे फिर दोबारा से कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कराटे, क्योंकि इंडिया आज की डेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, तो उसको देखते हुए उसको डिसएफिलिएट किया और उसके बाद फिर नई बॉडी उसको मेंबरशिप दी। तो इसका कहने का मतलब आपका ये है कि WKF ने भी देख लिया कि भाई ये इंडिया में जो वॉर है ना, जो लड़ाई है, ये पोस्ट की लड़ाई है, और 2-2 प्रेसिडेंट, 2-2 सेक्रेटरी, और आप तो साइड हो ही गए थे, आपने बोला ठीक है नमस्कार, आप तो चले गए थे। बट उसके बाद ये WKF ने आपको दोबारा एफिलिएट
करा या आप पे ट्रस्ट रखा और आपको वापस बुलाया ताकि फेडरेशन इंडिया की रह सके? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं, मतलब एक पूरी, फिर उसके बाद जो वो बॉडी बनी तो उसको जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से और सिस्टमेटिकली रजिस्ट्रेशन के बाद पूरी स्टेट के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। मिस्टर विजय तिवारी थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो प्रेसिडेंट बने, संजीव जांगड़ा जी जनरल सेक्रेटरी बने थे, मैं तो फिर सिर्फ मेंबर ही था। तो सबने मिलके उसको एक कॉन्स्टिट्यूट किया। और फिर मैंने जो आपको बताया पहले भी कि वही लोग जो सब लड़ाई में थे और सारा कुछ थे, वो सब ने फिर क्यों ही ज्वाइन की। यस, तो जो लोग पहले लड़े उसके बाद दोबारा इकट्ठे भी हो गए। हाँ, एक आध को छोड़ के। पर उनको इकट्ठे करने वाला आदमी तो एक ही है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ना कि सबको साथ, सबका विकास। अगर यही कोई और होता, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में देखा है, जो कि AIKF भी देखा मैंने, काई भी देखा, अब कियो भी देखा, आप तीनों में रहे हो, आपने तीनों में से बाहर आप नहीं गए हो और आपने सबको जोड़ा भी है। क्योंकि AIKF जब मानते थे कि बहुत कम लोग जुड़े हुए थे AIKF में, आपके आने के बाद काई में बहुत सारे लोग जुड़े, अब कियो में भी आप मेरे सामने भी आपने भी बोला कि वेलकम, सबको जो भी आना चाहे आके जुड़ सकता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं आओ और जुड़ो। नहीं तो जुड़ने के बाद आदमी को अपनी सिक्योरिटी भी बड़ी हो जाती है कि यार ये भी आ जाएगा तो मेरी सीट तो चली जा सकती है, हो सकता है ऐसे हो जाए। पर वो दम मुझे लगता है आपके अंदर है, जो कि 2009 या 7 से शायद 2007 में आप AIKF के जॉइंट सेक्रेटरी बने थे। 2004 में। 2004 में, तो तब से अभी तक आपके हाथ में ही है ऑलमोस्ट। तो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो सिंचाई, जैसे कि पहले 1970 का कराटे और आज 2026 चल रहा है, इसके अंदर मुझे पता बहुत चेंज हुए हैं, रूल भी चेंज हुए हैं। जहां ग्लव्स, बिना ग्लव्स के खेला जाता था, बिना शिन गार्ड के खेला जाता था, और आज रूल चेंज होने के बाद, कराटे ओलंपिक में आने के बाद, इंडिया ने क्या प्रोग्रेस करी? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपना कराटे की लाइफ 1980 में शुरू करी। तो हम ये समझते थे कि इंडिया सच में बहुत बड़ी कराटे में बहुत बड़ी महाशक्ति है, क्योंकि जो हमारे मास्टर्स हमें बताते थे, बड़ी बड़ी जो कहानियां सुनने को मिलती थी, ये इतना बड़ा मास्टर है, ये इतना बड़ा प्लेयर है, ये इतना बड़ा हुआ है, तो उस पर विश्वास करते थे हम भी। तो 2007 में मेरे को सबसे पहली बार टर्की में वर्ल्ड कैडेट जूनियर चैंपियनशिप थी, और उसके अंदर मैं पहली बार इंडियन टीम का मैनेजर बन के गया था। ओके। और उसके अंदर हमारी पूरी टीम के खिलाड़ी 2 मिनट की बाउट होती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई 30 सेकंड भी रह पाया, और सब 8-0 8-0 से बाहर। ओके। तब मुझे सच में एहसास हुआ कि वेयर वी स्टैंड नो वेयर। फिर मैंने साथ में ये भी सोचा कि भाई ऐसा क्यों। देन आई फाइनली फाउंड कि पुराने जो भी फेडरेशन के चलाने वाले थे, क्योंकि तभी एक रेवोल्यूशन आया था, चेंज हुआ था 2006 में, जो लोग 1978 से चलाते थे, यस, और 2006 के बाद तो किसी को मौका ही नहीं देते थे। मतलब 4 प्लेयर भेज दिए, रेगुलर कोई नेशनल नहीं होनी, कभी कोई रेफरी नहीं बनना, कोई जज नहीं बनना। पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता में 2 या 3 रेफरी इंटरनेशनल, 4 या 5 AKF के रेफरी, और रेफरी भी नहीं, जज। और खिलाड़ियों को जब आप एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं दोगे, यस, तो कहाँ से जीतेगा? राइट। उस टाइम में जब साउथ एशियन गेम्स होते थे, उसके अंदर कौन सी कंट्री हैं इंडिया के अलावा? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारे खिलाड़ी उस तक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते थे। ओह, सो सैड। आप सोचो, आज वी आर नंबर 1 इन साउथ एशिया। आज हमने WKF के सीरीज A के गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर दिए। कॉमनवेल्थ में अभी हुआ हमारा डरबन में, वी आर नंबर 1। वाह। सब कंट्री को हरा के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते।
Yes. आज हमारे लड़कियों ने एशियन चैंपियनशिप के अंदर एक ने सिल्वर जीता, 2 लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, एक लड़के ने सीरीज ए में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एक लड़की ने अभी फिर दोबारा से ब्रॉन्ज मेडल जीता जनवरी के अंदर। यूथ लीग, प्रीमियर लीग, हर जगह हमारा पार्टिसिपेशन है और हमारे बच्चे मेडल जीत रहे हैं। आज हमारी रैंकिंग कहाँ की कहाँ पहुंच गई। Yes. आज हमारे देश को कराटे के दुनिया के अंदर बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। आज हमारे पास 50 से ऊपर WKF के क्वालिफाइड रेफरीज हैं। आज हमारे पास 150 के ऊपर एशियन क्वालिफाइड रेफरी है। इसलिए मैं दुनिया में ये बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी कराटे की कोई जगह हो रही हो, वहाँ या तो हिंदुस्तान का प्लेयर जरूर खेलता मिलेगा, और प्लेयर नहीं मिलेगा तो ऑफिशियल जरूर मिलेगा, पर हिंदुस्तान का मेरा तिरंगा जरूर लहराता हुआ मिलेगा। वो लोग बताएंगे कि ये देखो इंडियन रेफरी है या इंडियन प्लेयर है। तो वो जरूरी, वो पहचान बनाई मैंने इस देश की। That's और उसका एक नतीजा है कि आज जब बच्चे खेलने जाते हैं उनको भी एक रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। आज से 15-20 साल पहले जब मैं जाता था टीम के साथ, तो टीम के बच्चे जब ये शुरू हुए यूट्यूब वगैरह, उस टाइम मेरे ख्याल उस बात को 10-12 साल हो गए होंगे। Yes. तो बैठ के अपने रूम में बड़े बड़े खिलाड़ियों की रील देखते थे। रील में सब वीडियो देखते थे पुरानी फाइटों की। Mm-hmm. और आज दिन वो आ गया जब मेरा खिलाड़ी जाता है तो दूसरे देश के खिलाड़ी इंडियन के रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि ये कैसा खेलता है। That's awesome, that's great. क्योंकि ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है कई बार। मैं भी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और उसमें बच्चे खिलाए हैं, तो देखता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स थे ना, बहुत लैक कर रहे थे एक्सपीरियंस। और अगर खेलते जा रहे हैं हर साल, मुझे लगता है सर 5 से 10 टूर्नामेंट तो खेलने जाती होगी इंडियन टीम, बिल्कुल, तभी चैंपियन बन पाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा बाहर चल क्या रहा है। और पहले भी यही हुआ करता था। 2007 में जब गए थे तो 3 बच्चे हमारे अपने क्लब से ही गए थे। तो आपको मैं बता जाऊंगा, पिछले लगभग 3 साल से हमारी फेडरेशन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 40 से 50 लाख रुपए जी प्लेयर्स पे खर्च कर रही है एवरी ईयर, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड ट्रेनिंग, और जो AKF और WKF में खेलने जाते हैं उनकी फ्लाइट की टिकट और जो भी उनको ट्रैक सूट और सब कुछ जो देते हैं वो हमारी फेडरेशन देती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम 1 रुपया कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो जो हम अपना जनरेट करते हैं वो सब बच्चों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है अगर इंडियन गवर्नमेंट से हमारी एफिलिएशन जल्दी हो जाए, IOA से जल्दी हो जाए, तो मुझे लगता है बच्चों को और बेनिफिट मिलते रहेंगे। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। अभी हमारे टैग जो है स्कीम, टारगेट एशियन गेम्स की अंदर स्कीम है, उन्होंने हमारी 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया है, उनको और उनके कोच को जी थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो भी एप्लीकेशंस हैं फॉर द रिकग्निशन हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार जो है कीओ को रिकग्नाइज करेगी एज ए NSF, जिससे बहुत लाखों बच्चों को फ़ायदा होगा और कराटे को भी फ़ायदा होगा। तो अगर 2 बच्चों को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और गवर्नमेंट ने अडेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इससे बड़ी रिकॉग्निशन क्या हो सकती है? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी देखो ना, सब जगह जॉब मिल रही है। तो ये आज भी आप बहुत ये बड़ी देखो कि जो recognition बच्चे इंटरनेशनल खेल के आए हैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगनी है। कीओ अगर एफिलिएटेड नहीं भी है गवर्नमेंट से, तब भी कराटे की नौकरियां चल रही हैं, तब भी कराटे को सपोर्ट मिल रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेयर के लिए पूरा डेडिकेटेड भी है। सो दिस इज व्हाट द रिकॉग्निशन इज। वो तो लेटर मिलने की बात अलग है। जी जी जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संजय कि देखिए, लुकिंग एट द पास्ट AIKF काई और लुकिंग एट द फाइट्स जो पहले होती रही, अब हमने कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया है, तो अब ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि इसमें लड़ाई नहीं हो, फाइट नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो? तो हमें लगता है कि लुकिंग एट द पास्ट कुछ रिफॉर्म होना चाहिए इधर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि कहते हैं जितना भी ज़्यादा फिल्टराइजेशन होता है, पहले एक फिल्टर, फिर दूसरा फिल्टर, फिर तीसरा फिल्टर, तो नाउ वी आर एट द प्योरेस्ट फॉर्म। सब कुछ फिल्टर हो चुका है। जो भी
चीज़ नहीं होनी चाहिए एक एसोसिएशन में, वो बाहर हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसके अंदर ऐसा कोई कुछ होगा नहीं, और सब लोग प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करके रेस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं। पूरे देश में खेल आगे बढ़ रहा है, और मैं तो ये कर सकता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं इसको टूटने दूंगा नहीं। नाइस, ग्रेट ग्रेट संजय। बाकी सब भगवान के हाथ में है। जब तक आप हो तब तक नहीं टूटेगी, क्योंकि पहले भी जब आप नहीं थे तब जो काई में लड़ाई पड़ी थी वो हम सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और सब लोग बड़े छुट्टे सांड की तरह घूम रहे थे। मैं आपको सच बताऊं तो कि हम मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। बट कराटे नीड्स अ काम पर्सन एंड पर्सनैलिटी जो कि इस पावर को हैंडल कर सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लीडरशिप के लिए सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप में मेरा मानना है कि उसको सेक्रीफाइस करने की भी पावर होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होने चाहिए, उसके अंदर दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वक्त का इंतजार होना चाहिए। हर चीज़ सही से तरीके से और सही समय पे मिलती है। यस, जब भी आप जल्दी से किसी चीज़ को छीनने की कोशिश करोगे तो उसका सर्वनाश होगा ही होगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप कभी भी किसी चीज़ के लिए जल्दी मत करो, टाइम विल कम। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ मिल गई, आप उसको कितना लंबा चला सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपने आके लेके और उसे 6 महीने में खो दिया, आपको बहुत जगह बैंड डाउन भी होना होता है, बहुत जगह आपको सेक्रीफाइस करना होता है। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको रिस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेशन। यस, अब जब आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी और आप एडमेंट हो जाओगे अपने डिसीजंस पे, या कोई भी इस तरह का व्यवहार करोगे, तो लेटर और सूनर वो ब्रेक होगा ही होगा। यस। तो मैं तो ये बोलता हूँ, सबको साथ लेके चलो, सबको प्यार। कुछ चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, बट ये फेडरेशन के लिए अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। यस। तो जब कियो बना था तो उसके बाद में WKF की एफिलिएशन हो जाने के बाद, परमानेंट एफिलिएशन हो जाने के बाद, कई समझदार लोग थे, उनको समझ में आया था कि जुड़ने में ही फायदा है, तो उन्होंने कियो ज्वाइन कर लिया। उन्होंने वहाँ जहाँ जो भी जिस पे स्टैंड पे थे उन्होंने सरेंडर करा, और आपने उनको वेलकम भी करा। ऐसे ही उसके बाद भी कई और जो लोग थे जिनको लगा कि यार नहीं अब तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स हैं जो सफ़र करते हैं, और उसके बाद उन्होंने भी, अच्छा आपने भी उनको मैसेज दिया कि आप आ जाओ, जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल वेलकम यू। अगेन आपका मैसेज अभी, और जो लोग अपनी ईगो में बैठे हैं, क्या आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बार बार एक ही मैसेज देने का कोई औचित्य नहीं, सब लोग समझदार हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि आपके दिल में कराटे के लिए यदि जरा सा भी प्रेम है, कराटे के बच्चों के लिए जरा सा भी प्रेम है, कराटे के भविष्य के लिए जरा सी भी चिंता है, तो छोड़ो ये सब चीज़ें, आके मिल के काम करो। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई पोस्ट परमानेंट नहीं होती, और हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना होता है। मैं हर आदमी को प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, हर आदमी को जनरल सेक्रेटरी नहीं बना सकता, मगर जो मान सम्मान मिल सकता है, जो हम मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और हर काम जो होता है एक पूरा सिस्टम से होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है। यस। तो जो सारे के सारे लोग हैं वो कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको जो आपका रूल्स रेगुलेशन कहते हैं, आपका जो बायलॉज कहते हैं, उनको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मेरे घर की तो कोई जागीर है नहीं, या किसी और की कि जो मर्जी जो कुछ करें, वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी हैव टू डू। राइट। सो फेडरेशन ब्लैक बेल्ट देती है और WKF भी ब्लैक बेल्ट देती है, तो एक ट्रेडिशनल कराटे भी ब्लैक बेल्ट देता है, अपने मास्टर देते हैं जैसे। तो आप इसके बारे में आपको क्या विचार है? मुझे लगता है कि फेडरेशन की ब्लैक बेल्ट की कोई वैल्यू। देखिए, ब्लैक बेल्ट लेना एक ये पर्सनल अचीवमेंट होती है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों से बता दूं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी सब पेरेंट्स को और बच्चों को, कि बेल्ट से ना तो कोई नौकरी लगती है, ना बेल्ट से कोई प्रमोशन होती है कहीं पे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट है। आप
चैंपियन हो, आपने किसी को हरा के मैच जीता है, आप नेशनल चैंपियन हो, इंटरनेशनल चैंपियन हो या इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपको उसी का बेनिफिट होता है। बेल्ट इज जस्ट अ पर्सनल अचीवमेंट जो आप हासिल करते हो अपनी कराटे की नॉलेज और काबिलियत के उस पर। जैसे हमारे होता है स्कूलों में भी टेस्ट होते हैं और एक सीबीएसई के होते हैं। हाँ जी, तो वैल्यू किसकी होती है, सर्टिफिकेट किसका मांगा जाता है? सीबीएसई का। सिंपल, आपने बता दिया। हम्म। तो जो आपका सर्टिफिकेट जो आपकी क्लास में मिला है, आपको येलो बेल्ट के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए, ऑरेंज बेल्ट के लिए, ब्राउन बेल्ट के लिए, ब्लैक बेल्ट के लिए, वो आपके स्कूल की अचीवमेंट है। और उसके बाद जो WKF या फेडरेशन को देती है, दैट इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर अचीवमेंट। ओके, यू नो कि एक एक्नॉलेजमेंट है। तो वो ऐसा ही होता है कि यदि आप अपने स्टाइल में या अपने डोजो से आप ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन हो तो आपको सेकंड डैन मिल जाती है। वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट हो गई। ओके, मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है। जो स्टाइल से ली है उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है। कि बहुत सारे तो मैं देखता हूँ स्टाइल के कोई लोग सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसमें सारा जापानीज में लिखा होता है। अब आप किसी को बताओ ये क्या लिखा है तो उसे तो पता ही नहीं। नहीं समझ में आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके पास है उसको ही नहीं पता क्या लिखा है। हाँ जी, वो सर्टिफिकेट में ये तक नहीं बता सकता उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है। यस, मुझे याद है ये एक बार हमने सर्टिफिकेट मंगाते थे तो हमने याद है कि हमने जापान में ईमेल लिखी थी कि हमें यही नहीं पता चल रहा है किसका सर्टिफिकेट है। यस, तो उसके बाद उन्होंने नाम लिखवा के भेजे और इंग्लिश में अलग से बना के दिया था। जी। और हाँ, तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये कोई भी आपको जबरदस्ती तो करता नहीं। हाँ जी, ना आपको जापानीज मास्टर जबरदस्ती कहता है कि आप ये बेल्ट लो, ना आपको WKF कहता है, ना कोई और फेडरेशन कहती है। हाँ जी, ये तो आपकी इच्छा है बिल्कुल। कि आप अपने को अपग्रेड करना चाहते हो। हाँ जी, बहुत सारी दुनिया होती है जो BA करके छोड़ देती है। हाँ कई जी, लोग उसके बाद फिर MBA भी करते हैं, कई लोग कुछ MBBS करते हैं, कुछ लोग PhD करते हैं, कोई डॉक्टरेट करता है। हाँ जी, हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसके आगे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, प्रोफेसर लग जाए। उसके अलावा क्या होता है? तो हमारे यहाँ भी एक अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। अब मैं क्या बोलते हैं क्योशी बन गया, अब मैं हंशी बन गया, अब मैं ऐसे बन गया। तो ये एक अपनी अपनी इच्छा के लिए है। इसमें आप ये जरूर मान लो कि कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं करता कि आप ये सर्टिफिकेट लो। ये तो हमारा लालच आ जाता है कि हमें बड़ा बनना है, हमें दूसरे मास्टर से ज्यादा अपने आप को दिखाना है। तो मैं ये सेकंड डैन है तो मैं थर्ड डैन आ जाऊं तो मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे सीखने। जी बिल्कुल। और मेहनत के ऊपर है ना, आदमी अपनी प्रमोशन जॉब में भी चाहता है, जहाँ रहता है उसमें भी चाहता है। कोई पॉलिटिक्स में आज काउंसलर है, वो MLA बनना चाहता है, MLA के बाद MP बनना चाहता है, MP के बाद मंत्री बनना चाहता है। यस, और उसके लिए वो कैसे भी करे, एथिकली नॉन एथिकली प्रयास करता है ना। हाँ जी। तो एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही। WKF और नेशनल फेडरेशन सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करता है जो ऑलरेडी अपने स्टाइल से ब्लैक बेल्ट है। होना ही वो चाहिए, होना वही चाहिए और होता है ये। हम तो ट्रस्ट करेंगे ना। सपोज तुम किसी स्टाइल का रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया का है, हाँ जी, तो हर दूसरे दिन आपका जापान से या स्वीडन से या अमेरिका से मास्टर तो दिल्ली नहीं आने वाला। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो आप पे ट्रस्ट करता है, सर्टिफिकेट कॉपी आप देंगे। पे ट्रस्ट करता है। हाँ जी। आप बोलते हो ये मैंने अपनी क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट किया, हाँ जी, अब ये सेकंड हैंड का टेस्ट हुआ तो उन्हें भेज दो। हाँ जी, तो वो भेज देते हैं। हम्म। पूछते हैं आपसे कि उनको दिखाओ, उनकी वीडियो दिखाओ, उनकी शक्ल दिखाओ, उनका फोटो दिखाओ। कभी 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 हमारे साथ इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी, ऐसे ही आप इंडिया में हो, आप ब्रांच चला रहे हो और आपका कोई क्या बोलते हैं मिजोरम में या त्रिपुरा में आपका कोई एफिलिएट है, वो वहां पे टेस्ट करता है, आप उसको भेज देते हो। यस। तो ये एक बड़ा माइक्रो सिस्टम है जिसके अंदर सारा काम ट्रस्ट पे चलता है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। जिस तरह CBSE है। हाँ जी, वो स्कूल कहता है कि अब ये 10th का एग्जाम देगा तो वो मान लेता देगा, क्योंकि 9th तक तो स्कूल नहीं पास किया है। हाँ जी, 9th तक जिस दिन स्कूल में पास CBSE कहेगा पहली क्लास से ही मैं एग्जाम लूंगा, फिजिबिलिटी नहीं है। तो कैसे चलेगा? हाँ जी, वो स्कूल पे ट्रस्ट करता है, कहता है मैंने आपको इसलिए रिकग्निशन किया हुआ है स्कूल को कि आप सही और फेयर तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, उनके एग्जाम लाओगे 1 by 1 और फिर यहाँ करोगे। यस।
तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करता ना, बच्चा कितना ही तेज हो पढ़ने में कि सेकंड क्लास वाले का दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा तो सीधा छठी क्लास में पढ़ा दिया, वो थर्ड भी पढ़ेगा, फोर्थ भी पढ़ेगा, फिफ्थ भी पढ़ेगा, फिर सिक्स में जाएगा। तो इस तरह जो भी मास्टर होते हैं ऐसे करते हैं, जंप करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चों को आदत ना डालें। तो ऐसा देखा है मैंने सिंसाई, बहुत सारे कराटे स्टाइल या बहुत से और मार्शल आर्ट स्टाइल्स में ब्लैक बेल्ट बिकती है, लोग बोलते हैं हमारे पास से ले जाओ, कोई 50,000 की देता है, कोई लाख की देता है, कोई 20,000 रुपए की देता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा इससे वजह से ना हमारा जो मार्शल आर्ट का जो रेपुटेशन है वो बहुत डाउन होगी, लोग सोचते हैं यार ये बिजनेस है बहुत बड़ा। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की, जिन्हें नीड चाहिए होती है कि मुझे एकदम से ऊपर बढ़ा दो, बेल्ट बढ़ा दो। जो आज की डेट के अंदर स्पोर्ट्स कराटे कर रहा है, हाँ जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के जितने भी चैंपियन प्लेयर हैं, जितने भी, मुझे तो लगता है कोई एक भी मेरे पास आके उसने कहा हो कि हमें बेल्ट चाहिए, उन्हें मेडल चाहिए। जिन्हें मेडल नहीं चाहिए उन्हें बेल्ट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए कुछ ना कुछ, सबसे पहले किसी को दिखाने के लिए। हाँ जी, उनकी तो अपने आप जमाने को दिखती है, हाँ जी, जीतते हैं, लड़ते हैं, यस, और एक होते हैं चुपचाप आए और अगर जी मेरे को अपग्रेड कर दो और दिखाने के लिए, कंपटीशन के लिए। हाँ जी। तो ये उनकी अपनी अपनी सोच है। और पैसे वाली बात करते हैं पैसा- ऊपर नीचे, हाँ जी, कोई 20,000 में आ रही है, कोई 1 लाख रुपए में दे रहा है, बट फेडरेशन का स्टैंडर्ड है ये, आई नो, बट ये बड़ा इसमें इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है? क्यों ब्लैक बेल्ट ही तो लेनी है, कोई इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? देखिए, जैसे एक पैरासीटामोल जो है ना बुखार के लिए, हाँ जी, वो मेदांता भी देता है हाँ जी, और घर का डॉक्टर भी देता है, हाँ जी, अपोलो भी देता है, मैक्स भी देता है। वहां जाओगे तो 50,000 लाख का बिल लगेगा। हाँ जी, घर के पास वाले डॉक्टर को 200 रुपए में मिल जाएगा। यस सर, वही बुखार का इलाज हो गया, वही और कोई इलाज हो गया। उसी तरह आप कॉफ़ी पीने जाओगे 50 रुपए से लेके, और 5 स्टार में जाओगे तो 1,000 रुपए तक की कॉफ़ी है, वही कप है, उसके अंदर वही कॉफ़ी है, और उसी के तरह स्कूल है, सिलेबस एक ही है CBSE का। हाँ जी, ठीक है, 25 रुपए की फीस वाले भी स्कूल हैं और 25,000 रुपए वाले भी स्कूल हैं। हाँ जी, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो और कहाँ आप किससे ले रहे हो। तो हर मास्टर का अपना अपना, हर स्कूल की अपने अपना वो हो सकता है। तो इस बारे में तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, स्कूल टू स्कूल। और ये कोई ऐसी कोई, मैं ये मानता हूँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई आलू गोभी नहीं है कि जिसका कोई रेट फिक्स हो। तो इसके अंदर अपना अपना जो भी डोजो है, जो मास्टर्स है, आप जापान में चले जाओ, जापान में 300-400 ग्रैंड मास्टर्स होंगे, बिल्कुल 300-400 के 300-400 रेट हो सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप इसमें एग्री करते हो कि दिस इज अ बिजनेस, और वो लोग अपने हिसाब से जो चार्ज कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल, पर फेडरेशन का फिक्स है, वो अपने हिसाब से जैसा फिक्स है वो अमाउंट आप पे करते हो और आपको मिल जाता है। जैसे कि ताइक्वांडो का भी है, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन भी देता है ब्लैक बेल्ट, और ज़्यादातर माना भी वही जाता है, जैसे जूडो फेडरेशन भी देता है। तो ब्लैक बेल्ट देना फेडरेशन का मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप कॉन्ट्रास्ट लेते हो इतना हाई और इतना लो, तो पेरेंट्स देखते हैं, उनको बड़ा बहुत अलग लगता है, और फिर वो सोचते हैं यार मैं 1 लाख की क्यों लूँ जब वो 20,000 की मिल रही है। नहीं, अधिकतर तो ऐसा होता है कि जैसे कराटे स्टाइल बेस्ड है हाँ जी, ना, जूडो स्टाइल बेस्ड नहीं है, हाँ जी, ताइक्वांडो स्टाइल बेस्ड नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी मार्शल आर्ट हैं जिनके अंदर बेल्ट होती नहीं, उन्होंने वो भी बेल्ट देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। वो ऐसी मार्शल आर्ट है जहाँ बेल्ट बांधने की जगह ही नहीं है। तो बेल्ट बांधे का कहाँ, वो भी बेल्ट दे देते हैं। और कम पैसे, ज़्यादा पैसे, इस चीज़ में मैं पढ़ता नहीं हूँ नॉर्मली। और पेरेंट्स कहाँ सिखा रहे हैं, आप बिलीव करोगे कि 2000 से लेके 2025 साल 25 साल हो गए, मैं पहले दिल्ली में भी हर जगह मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कराटे में पोस्ट पर हूँ। मेरे पास तो आज तक एक भी पेरेंट की शिकायत नहीं आई कि मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए। ये कोच इंस्ट्रक्टर ही हैं जो आपस में एक दूसरे का वो करते रहते हैं। जैसे होते हैं ना
कि आप कहीं जाओ वो सेल 20% डिस्काउंट लगा रहा है कोई, नहीं तो आप सोचो कभी आज से पहले दवाइयों पे डिस्काउंट मिलते थे, राइट, और 10 से लेके 20% तक दवाइयों पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं। यस, मतलब हर चीज पे डिस्काउंट है। और दुनिया आज की डेट के अंदर यही सोचती है, चाहे फ्रिज टीवी खरीदना हो, अलग अलग ऐप्स पे जाके अलग अलग जगह से आदमी देखता है कि ये चीज कितने की मिल रही है। हाँ जी, यदि 500 रुपये का फर्क होता है 1 लाख रुपए की चीज में, तो आदमी प्रेफर करता है कि 500 वाली कम वाली में लूं। यस, राइट, तो ये अब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है दुनिया का, उसमें हमारा कराटे भी तो अछूता नहीं है। जब लोगों को पता लगता है, यदि इतनी ज़्यादा, पहले तो पता ही नहीं लगता था, हाँ जी, अब टूर्नामेंट के बहाने या और किसी और बहाने से लोग मिल लेते हैं आपस में, तो पता लग जाता है कितने की बेल्ट फीस ली, क्या कुछ है। बट वो उसकी फीस है उस मास्टर की, हम क्या कर सकते हैं। और सब लोग खुशी खुशी देते हैं। यस, जो दे रहे हैं तो खुशी खुशी दे ही रहे हैं, क्योंकि अब देना पड़ेगा, ये करना है तो। नहीं, उनके पास ऑप्शन है, आप नहीं लो। अच्छा, ये ऑप्शन भी है, पर पुराना मास्टर नाराज ब्लैक हो बेल्ट जाता है। से आपको क्या हासिल होने वाला है, कहीं और से ले लो। तो पुराने मास्टर भी तो नाराज हो आप जाता है डॉक्टरी जिन्हें करने सिखाया। जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, तो मेरठ में भी इंस्टीट्यूट है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इंस्टीट्यूट है, तो फर्क एग्जैक्टली, डिग्री तो एक ही मिलेगी, पर वहाँ खर्चा कम और ज्यादा है। खर्चा 100 गुना ज्यादा होगा। यस,